तो एचपीएस के फॉर्म्स फिल हो चुके हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम जो हर स्टूडेंट फेस कर रहा होगा वो ये कि आखिर कहाँ से शुरुआत करूं मैं पढ़ने की, कहाँ पे खत्म होगा, कितने दिन में कितना परसेंट सिलेबस मुझे कवर करना होगा, शेड्यूल कैसे बनाया जाएगा। सो लेट मी टेल यू, दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको 45 डेज का स्टडी प्लान फॉर एचपीएस प्रीलिम्स 2022। अब आप बोलोगे मैम 45 डेज का ही स्टडी प्लान क्यों है? क्योंकि देखो, अगर हम अभी देखते हैं इस डेट से कि आखिर कब तक हमारा एग्जाम हो सकता है, तो सितंबर एंड और अक्टूबर की स्टार्टिंग में एग्जाम हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग 45 डेज जो एक सेफ डेज है, एक सेफ नंबर ऑफ डेज है जहां पे आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, उसका रिवीजन करना होगा। उसके बाद अगर डेट आगे की आती है एग्जाम की, तो आपके पास रिवीजन पीरियड बचेगा जिसमें आप बार बार अपना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हो पूरे सिलेबस का। सो लेट मी टेल यू कि क्या 45 डेज में आप कर पाओगे? तो यस, यू कैन इजीली डू दैट एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो कि कैसे आप 45 डेज में एचपीएस प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकते हो। तो पहली बात तो पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये जो डे वाइज स्टडी प्लान होने वाला है, इसके साथ आपको रिवीजन साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। रिवीजन के बिना क्या होगा कि आप पढ़ते जाओगे लेकिन पीछे वाला भूल जाओगे। सो साइमल्टेनियस रिवीजन होना जरूरी है। साथ ही जब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ डेज हमारे पास कम है, तो हमें बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक जो है उनको क्लब करना होगा। साथ ही फोकस एरियाज पे ज्यादा फोकस करना होगा। कुछ चीट कोड्स होंगे, जैसे कि कुछ ऐसे एरिया जहां से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, कम मार्क्स के हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उन्हें क्या स्किप करना है और क्या पढ़ना है वो भी जरूरी है। वो हमें बताएंगे कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हो सके, ये भी मैं इसी स्टडी प्लान में आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना होगा कि दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे वर्किंग प्रोफेशनल हाउसवाइफ, और एक हमारे अदर कैंडिडेट्स जो एचपीएस पे ही, मतलब इस एग्जाम की ही पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फुल टाइम इस प्रिपरेशन में ही है। कुछ ऐसे लोग जो काम भी करते हैं, साइड बाय जॉब्स कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, और वो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कुछ कम घंटे दे पाएंगे। सबसे पहले डिसाइड करो कि कितने घंटे आप इस प्रिपरेशन के लिए रोजाना कितने घंटे दे सकते हो। तो 5 to 6 आवर्स डेली जरूरी है फॉर हाउसवाइफ एंड वर्किंग प्रोफेशनल। जो अदर कैंडिडेट्स है जो फुल टाइम प्रिपरेशन में ही है, वो 8 to 9 आवर्स डेली आराम से दे सकते हैं और देने ही होंगे। अब बात करते हैं शेड्यूल की। तो देखो, वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। जो आपकी टाइमिंग्स है बैठने की, सिटिंग जो आपकी टाइमिंग होगी, तो एटलीस्ट वो 2 to 2.5 आवर की एक बार की सिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम इतने घंटे का होता है। अगर आप इससे पहले थक जाते हो तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो आपको 2 शिफ्ट में काम करना होगा, 2 शिफ्ट में पढ़ाई कर सकते हो। पहली आपकी होगी 5 AM to 8 AM, 3 घंटे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि 9 to 5 आपकी जॉब होगी। सेम विद द हाउसवाइफ, वो भी 9 to 5 की टाइम में बिजी होंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। बस द नंबर ऑफ आवर्स जो आप दे रहे हो स्टडी में, वो इतने ही होने चाहिए, वो इससे कम ना हो। तो 5 to 8 आप अपनी मॉर्निंग शिफ्ट लगा सकते हो पढ़ाई की। देन इवनिंग शिफ्ट में आप 8 PM to 11 PM पढ़ सकते हो। अगर हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो फुल टाइम प्रिपरेशन में है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में 8 AM to 12 AM की 12 PM तक एक फर्स्ट सिटिंग कर सकते हैं। जो इवनिंग शिफ्ट में सिटिंग करेंगे वो 3 PM to 8 PM की होगी। अब इसमें आप बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हो, बट रिमेंबर 2 आवर्स की रेगुलर सिटिंग होनी चाहिए। 2 घंटे से कम की सिटिंग आपकी नहीं होगी एक बार की। ये वाटर टाइट अरेंजमेंट नहीं है, इसे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बस कीपिंग इन माइंड कि जो नंबर ऑफ आवर्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट दिस मच आवर्स यू नीड टू गिव टू योर स्टडी। ओके, लेट्स स्टार्ट किया। अब हमें पता चल गया कि हमारे कितने घंटे की प्रिपरेशन होने वाली है। अब इस घंटे में हम सब्जेक्ट वाइज कैसे डिवाइड करेंगे अपने टॉपिक्स को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्टडी प्लान से, डे 1 से डे 10 तक। पहले मैं पूरी मॉर्निंग शिफ्ट बताऊंगी कि विद इन 45 डेज आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि और किस अरेंजमेंट से आपको पढ़ना होगा। एक जो बहुत कॉमन सब्जेक्ट जिसमें ज्यादातर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम उसे इतना ध्यान नहीं देते हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसे साइड में रखते हैं, सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा तब कवर कर लेंगे। वो है हमारा सी सैट। तो लेट्स स्टार्ट विद सी सैट। अब आप बोलोगे मैम सी सैट से क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसके बिना अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे ही नहीं, आप लिस्ट में आ ही नहीं सकते हो। तो क्यों ना इसे करके खत्म करके एक साइड रख देते हैं और एग्जाम से पहले जस्ट रिवीजन कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सी सैट, और इसमें भी क्वांट की बात करते हैं। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर्स है। अब मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स जो सिमिलर है उन्हें क्लब कर दिया है एक साथ। ठीक है, जो सिमिलर लाइंस पे चैप्टर है उन्हें क्लब करके आप एक साथ पढ़ सकते हो। इसमें भी आपको क्या करना है कि डेली एटलीस्ट पर सब्जेक्ट 5 क्वेश्चन, पर टॉपिक
5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, क्योंकि जो हमारा सीसैट है इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी आती जाएगी, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ होगा, इन्हें आप एक साथ क्लब करके पढ़ सकते हो और डे 1 में कंप्लीट कर सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड में हो तो आप इनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। फिर सिंप्लीफिकेशन खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ तो आप यहीं पे पढ़ लोगे, नंबर सिस्टम पढ़ोगे, उसके साथ एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ लोगे, वहीं पे सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हो आप कुछ क्वेश्चन। डिपेंडिंग ऑन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आप इसी दिन इस सब्जेक्ट को कंप्लीट, इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाओगे। बाकी जो लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए सिंप्लीफिकेशन वो सेकंड डे में भी पढ़ सकते हैं। अपना सिंप्लीफिकेशन पूरा करो अच्छे से, एंड टू एंड कवर करो उसको। देन यू हैव परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। देखो परसेंटेज अगर आप पढ़ोगे वो आपको एक बेस बना देगा जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। कितनी परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, कितनी परसेंट का लॉस हुआ है, वहां पर आप लिंक करके इन्हें पढ़ पाओगे। Then we have ratio, proportional, average and mixture and alligation. So these three sub topics are also very correlated. आप एक को कवर करो, फिर आपको एवरेज समझ में आएगा, फिर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन भी समझ में आ जाएगा। सो डे 4 पे आपका ये रहने वाला है। देन यू हैव सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम। तो ये आपको दोनों सिमिलर है, दोनों में ही काम और कितना टाइम लग रहा है किसी काम को कंप्लीट करने में, एक पाइप कितनी देर में किसी टैंक को फिल कर देता है, दोनों में सेम कंसेप्ट लगेगा। तो आप इसे भी एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हो। एंड डू रिमेंबर दिस, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पर टॉपिक प्रैक्टिस करनी ही है आपको। इसके साथ साथ आपका साइमल्टेनियस रिवीजन चलना चाहिए, तो 10 दिन में आप पूरा सीसैट का क्वांट कवर कर पाओगे, 9 दिन में एक्चुअली। लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, इसलिए मैंने ये जो 2 टॉपिक है इन्हें सिंगल डे में एक ही रखा है, क्योंकि जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। डेटा इंटरप्रिटेशन पे आपको आराम से 2 से 3 क्वेश्चन ठीक होंगे आपके, अगर आपको ये अच्छे से आता है, और इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एंड ऑन द 10th डे आपको क्या करना है, इस पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, पूरे सीसैट में कॉन्ट का रिवीजन करना है और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप डे 1 से पहले लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग दिस प्लान फ्रॉम August 1st, अगर आप August 1st से स्टार्ट कर रहे हो तो 31 जुलाई को आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, 31 जुलाई को आप क्या करो, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लो। उसमें आपको अपने एरियाज पता चल जाएंगे, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके किस एरिया में, वो कैलकुलेट कर लो। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया है, कौन सा डोमेन है जो ज्यादा वीक है। जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है उन्हें ये पता चल जाएगा कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो पहले से ही प्रिपरेशन करते आ रहे हैं एचपीएस के एग्जाम के लिए, उन्हें ये पता चलेगा कि आखिर उन्होंने पढ़ा जो था वो कितना ज्यादा उन्हें याद है। ठीक है, या फिर अगर वो पढ़ रहे थे तो अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कमियां कहाँ पर रही हैं। तो ये होने के बाद जब आप 10 दिन ये पढ़ने के बाद दोबारा से एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे सीसैट का, यहाँ पे आपको एचपीजी सॉरी जो हमारा जीएस का है वो भी और जो हमारा सीसैट का मॉक टेस्ट है दोनों लगाने हैं। तो जब आप सीसैट का दोबारा मॉक टेस्ट लगाओगे 10 दिन बाद, तो आप देखोगे कि आपकी काफी ज्यादा नंबर इंक्रीज हो गए, मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। जो एरिया जहाँ पे आप क्वेश्चन गलत कर रहे थे अब वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो ये होती है प्रैक्टिस और एक स्मार्ट स्टडी का फायदा। अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे, एक स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान बना के पढ़ाई करोगे तो जरूर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो रिवीजन साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सीसैट में जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है वो है रीजनिंग का। तो रीजनिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू क्वांट। ज्यादातर बच्चों को रीजनिंग इजी लगती है। लेट्स सी कि रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप कैसे कवर करने वाले हो। तो 11 डे को आप ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब एंड डाइस, काउंटिंग फिगर्स, ये सारे ही टॉपिक जो हैं ये बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। ब्लड रिलेशन में आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, विद इन 1 आवर आप आराम से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली विद द अदर टॉपिक्स, तो ये आप 11 डे को कंप्लीट कर लोगे। फिर डायरेक्शन, रैंकिंग, मिसिंग नंबर्स भी आप डे 12 में कंप्लीट कर लोगे। देन दीज टॉपिक, वेन डायग्राम हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये आप 13 को कंप्लीट कर लो। फिर आपकी बचती है नॉन वर्बल रीजनिंग एंड काउंटिंग फिगर्स, तो इसको आप 14 को कंप्लीट कर लीजिए। तो आपके विद इन 4 डेज सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे रीजनिंग के, और आप 15 डे को रिवीजन करोगे सबका और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से लगाओगे। इससे क्या होगा कि आपके जो क्वांट के आपने चैप्टर्स पढ़े थे वो रिवाइज हो जाएंगे, जो आपने अभी रीजनिंग करी है वो रिवाइज हो जाएगी। साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिवीजन की वजह से कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इनमें से कौन सा एरिया है जहां पे आपको ज्यादा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
क्लियर है? तो इसी दिन आपको उस एरिया को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ज्यादा नहीं हो रहा है आपका। एक दिन में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ रिवीजन कर रहे हो इन सब्जेक्ट्स का, इन चैप्टर्स का, और इसके साथ एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हो। जब आप उस मॉक टेस्ट को इवेलुएट करोगे तो आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक्स, ठीक है, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। जब आप वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लोगे तो उन वीक एरियाज पे इसी दिन आपको काम करना है, उन्हें फिर से जाओ और रिवाइज करो, क्योंकि यही दिन आपको मिल रहा है जहां आप रिवीजन कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ CSAT, दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, आप आराम से पहले दिन आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है, ये ऐसा एरिया है, ऐसा टॉपिक है जहां से आपको बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं, बहुत इजीली मिलते हैं। तो पूरे दिन इसकी प्रैक्टिस करो, इसके बारे में पढ़ो, किस तरह से आप कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर सकते हो, टाइटल कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कॉम्प्रिहेंशन का। तो 16 डे पे आप ये करोगे, देन यू कैन डू एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड सेंटेंस करेक्शन। ये तीनों ही आप सिमिलर लाइन पे टॉपिक्स है, तो इन्हें आप 17 डे को कर लोगे। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स एंड फिलर्स जो है वो 18 में, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी पूरा एक दिन दो आराम से 19 को आप इन्हें याद कर लो। हो गया। 20 डे को फिर से रिवीजन करो इस पूरे सब्जेक्ट का, पूरे इंग्लिश का रिवीजन करो, साथ ही फिर से फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ CSAT का। अब आपका यहाँ पे इंग्लिश रिवाइज होगा, रीजनिंग रिवाइज होगा, क्वांट रिवाइज होगा। ये भी पता चलेगा कि जो मैंने पहले पढ़ा मैं उसमें से कितना भूल गई हूँ और मुझे कितना फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और वेरी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आप इस तरह से रिवाइज करते हो। ये मेरा दिया हुआ शेड्यूल है, अगर आप चाहो तो अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि किस तरह से शेड्यूल होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ साइमल्टेनियस रिवीजन होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू डे 21 to 40 ऑफ स्टडी प्लान, मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहे हैं। अब आपका CSAT कंप्लीट हो चुका है, आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बचता है, वो है आपका HPGK का। तो हम यहाँ से आप 20 दिन देंगे पूरे HPGK को, 21 से शुरू करके 40 तक हम HPGK पढ़ने वाले हैं मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश शुरू करो। इसमें आपके फोकस एरिया कौन कौन होने चाहिए, कौन कौन से होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, वो जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत बड़ी होती है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, काफी वास्ट सब्जेक्ट है, टाइम कम है, तो क्यों ना हम उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनपदास, रिलेशन ऑफ सिख मुगल एम्पायर कांगड़ा में, शिमला हिल स्टेट विद गोरखास, ब्रिटिश प्रजामंडल मूवमेंट। तो आप देखोगे कि ये वही टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने एनालाइज करके निकाला है कि यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इसके लिए मिलेंगे 22, 23, 24 4 दिन मिलेंगे, आप इसको पढ़ सकते हो, हिस्ट्री को आप इजीली कवर कर लोगे। देन यू हैव ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसमें आपको इन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, वैलीज पे, पासेस पे, रिवर्स पे, लेक्स पे, रेंजेस पे, यहीं से क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में। ये आपको मिलेंगे इसके लिए 2 दिन, 25 to 26 आप इसे पढ़ लो। सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जहां से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, ट्राइब्स, बेसिकली उनकी ड्रेसेस, उनके कस्टम, और फिर जो डिफरेंट टाइप के कस्टम्स होते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में फॉलो किए जाते हैं, ये सब हमने आपको पढ़ाया है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। इसके लिए आप 27 से 28 डे के लिए प्लान कर सकते हो। सिमिलरली देयर आर अदर कंपोनेंट लाइक पॉलिटी ऑफ हिमाचल, गवर्नेंस, वेलफेयर पॉलिसीज, ये आपके साथ साथ आपके मेंस की प्रिपरेशन भी करा रहा है। फिर इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कल्चर, एनवायरमेंट एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनमें किस एरिया पे आपको ज्यादा फोकस करना है, पहले इन्हें पढ़ना है, और ये रहे आपके डेज कि आपको किस किस दिन क्या क्या पढ़ना होगा। ऑन दी 40th डे, जिस दिन आप मिसलेनियस टॉपिक कर रहे हो, क्योंकि ये छोटा कंपोनेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उस दिन आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे GS का, और देखोगे कि जब आपने पहले दिन 31 जुलाई को मॉक टेस्ट लगाया था उससे अब कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, कौन से एरिया ऐसे हैं, क्या एरिया ऐसे हैं जहां पर आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। फिर से एक एनालिसिस करोगे, और आप चाहो तो अपने एनालिसिस का एक मैप भी बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, अपनी इंप्रूवमेंट का एक ग्राफ बनाओ कि यहाँ पे लिखो डेट, आपने यहाँ पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाए, यहाँ पे लिखो आप मार्क्स, कितने मार्क्स किस रेंज में आपके मार्क्स आए हैं, देन ट्राई टू इंक्रीज इट। आप देखोगे कि जो ग्राफ है ऊपर की साइड आपको जाते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह से भी आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू डे नंबर 40 to 45, अब वो क्या करना है आपको 40 से 45 तक,
आपको पढ़ना है इंडियन कल्चर, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और 5 दिन इसमें लगेंगे आपको पढ़ने में मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, सो यू हैव रिलीजन एंड फिलोसफी चैप्टर, जहाँ पे आप बुद्धिज्म, जैनिज्म और फिलोसफिकल स्कूल्स पे पढ़ोगे। ये आपका डे 40 में आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे, इंडियन स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर एज वेल। यहाँ पे भी मैंने क्लब किए हैं चैप्टर्स, क्योंकि जो चैप्टर है ये छोटे हैं, बड़े तो हैं एक्चुअली, लेकिन इनमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो कम आते हैं, इसलिए आप फोकस एरियाज को पढ़ते हुए इनमें आगे बढ़ते रहो। देन यू हैव 41 डेज पे 3 टॉपिक पढ़ने आपको, इंडिया के म्यूजिक, उसके डांस फॉर्म और उसकी पेंटिंग्स। इजी है, एक जैसी एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। देन इंडिया की लैंग्वेज और लिटरेचर, इंडियन फेस्टिवल्स, ये आपको 42 डे में पढ़ना होगा। 43 में आप पढ़ोगे वर्ल्ड के हेरिटेज साइट्स जो इंडिया के अंदर है, यूनेस्को वाले। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स कौन से है यूनेस्को के इंडिया में, 43 में आप दोनों इजीली पढ़ सकते हो, पूरी लिस्ट निकाल के याद कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर आपको करना है मिसलेनियस टॉपिक ऑन द 44 डे एंड रिवीजन ऑफ ऑल दिस। उसके बाद 45 डे पे आप लगाओगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड देन यू गोइंग टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस एज वेल। रिवीजन जो है वो ऑलरेडी चलता रहेगा, सारे ही प्रिपेयर कंपोनेंट का आप ऑलरेडी साइड बाय साइड रिवीजन करते रहोगे। तो इस तरह से आपका 45 डे का मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट होता है, जहां पे आपके सारे कंपोनेंट हो चुके हैं। कौन कौन से, सीसेट के सारे, एचपीजीके का और इंडियन कल्चर। अब बचता है हमारा जीएस, जिसे आप रेगुलरली अपनी इवनिंग शिफ्ट में पढ़ोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इवनिंग शिफ्ट। सबसे पहले ज्योग्राफी का सब्जेक्ट उठाना आप लोग। आप ये सब्जेक्ट जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको यही पढ़ने हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग है कि जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हम पहले कवर कर ले। तो 1 to 10 डे में आप इजीली ज्योग्राफी को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये होंगे आपके सब्जेक्ट, मेरे ख्याल से होने चाहिए। टॉपिक वाइज मैंने अरेंजमेंट करके दिया है। ठीक है, जो छोटे टॉपिक है वो पहले, फिर धीरे धीरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, ठीक है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन आता है और इजी चैप्टर आप इजीली पढ़ सकते हो। इन पर्टिकुलर फैक्ट्स पे, इन फोकस एरियाज का जरूर ध्यान रखना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ये फोकस एरिया ध्यान रखना कि इन्हें आपको पहले पढ़ना है और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो डे 1 आपका हो जाएगा ये जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और सोलर सिस्टम। फिर आप हाइड्रोस्फीयर और इंडिया की फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम, यानी रिवर, ओशन करंट, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये सारे जो टॉपिक हैं आप सेकंड डे में पढ़ सकते हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मॉनसून एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अभी आपने रिवर सिस्टम, ओशन करंट्स पढ़े हैं, टेम्परेचर डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है, तो इसी के साथ नेक्स्ट डे आप मॉनसून पढ़ लो, तो आप को रिलेट करके इजीली समझ में आ जाएगा आपको। फिर अब मॉनसून से क्या इफेक्ट होगा, हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इफेक्ट होंगी, तो वो आप नेक्स्ट डे पढ़ो। उसके बाद फिर अब इसके बाद क्या आता है, एग्रीकल्चर इज अ सेक्टर, तो अब आप पढ़ सकते हो रिसोर्सेज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्री की लोकेशन कैसे इफेक्ट होती है। जहां पे प्रोडक्शन होता है उसके पास भी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। देन यू कैन रीड द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। कम क्वेश्चन आते हैं पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फोकस एरिया पे ध्यान रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ना, इस चैप्टर को। देन योर पॉपुलेशन इन वर्ल्ड एंड इंडिया, और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज लोकेशन ज्योग्राफी, यानी डिफरेंट लोकेशन जो आपसे पूछी जाती है, सीज की, माउंटेन्स की, प्लेट्यूज की, रिवर्स की, जो मैप के थ्रू आप पढ़ोगे वो आपको मिल जाएगा। और ये हमने आपको हमारे पावर पैक कोर्स में भी दिया हुआ है। सब कुछ इसी तरह अरेंजमेंट के साथ हमने आपको पूरा प्रोवाइड किया अपने पावर पैक में। तो उसके बाद फिर डे 9 पे आप रिवीजन करोगे पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन करोगे डे 9 पे, और डे 10 पे आप फिर से एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे। सो दिस इज ऑन दी डे 10th इवनिंग शिफ्ट में आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे और देखोगे कि आपने कितना इंप्रूव किया है इन दी जीएस पेपर। ठीक है, क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू डे 11 to 15, अब आपको पढ़ना होगा यहाँ पे इकोनॉमी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो टर्म्स होती है इकोनॉमिक से रिलेटेड उनके बारे में जानना जरूरी है। तो हम वहीं से शुरू करेंगे, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जैसे कि आपकी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब क्या होता है, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपकी आधी जो इकोनॉमी जो है वो कवर हो जाएगी ऑन द डे 11 itself। फिर आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, और गवर्नमेंट किस तरह से बजटिंग करती है, गवर्नमेंट कैसे प्लानिंग करती है। तो इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट किस तरह का टूल यूज करेगी उसे कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपको पढ़ने होंगे, टूल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और बजट से रिलेटेड जो टर्म्स होती है, जैसे फिस्कल डेफिसिट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, बजटरी टर्म्स जो है उन्हें पढ़ना है यहाँ पे। ये आपका डे 12 में कंप्लीट हो जाएगा।
देन कम दी एग्रीकल्चर और डिफरेंट सेक्टर्स, वो आप पढ़ लेना। लास्ट में आपको पढ़ने अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ और मिसलेनियस टॉपिक, जितने भी हमारे सोशल वेलफेयर वाले टॉपिक्स होते हैं उन्हें आप डे 14 में कंप्लीट करो। डे 15 को आपको ये सब कुछ रिवाइज करना है, पूरा का पूरा आप रिवाइज करोगे, साथ ही एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से लगाओगे। अब आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आप क्या इवेलुएट करने वाले हो? आप इवेलुएट करने वाले हो कि आपने ज्योग्राफी में क्या कितना इंप्रूव किया है, साथ ही आपने इकोनॉमी में कितना इंप्रूव किया है फ्रॉम दी 31 जुलाई वाला टेस्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? इस तरह प्रिपेयर करोगे तो आप कुछ नहीं भूलोगे, आपका साइमल्टेनियस रिवीजन भी होता रहेगा, जो पीछे पढ़ चुके हो वो पीछे नहीं छूटेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, डे 16 से डे 25 क्या करना है? अब आपको पॉलिटी पढ़नी है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां पे आप ब्रिटिश के एक्ट, प्रियम्बल, मेकिंग एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे डे 16 में। इजीली कंप्लीट हो सकता है, इतने बड़े टॉपिक नहीं है एक दिन में। मैंने इसी तरह से अरेंज किया है कि जो टॉपिक आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर इन इंडिया, पार्लियामेंट खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उसे एक दिन में एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे। देन यू हैव इंडियन यूनियन एंड सिटीजन, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो डे 17 में कंप्लीट कर लोगे। फिर राइट्स एंड ड्यूटी, सेंटर स्टेट रिलेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मैंने एक साथ रखा है क्योंकि कंप्लीट किया जा सकता है। लेजिस्लेचर आप अलग से अकेले में पढ़ना। Then you have constitution, non-constitution bodies and then LSG और miscellaneous topic, जो आप कंप्लीट कर लोगे अपने 23, 24 दो दिन में मैंने दिए हैं आपको, क्योंकि पंचायत से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, ये आप यहाँ पे कंप्लीट करो। देन यू हैव डे 25, जहाँ पे आप फिर से रिवीजन करोगे सारे टॉपिक्स, सर जो नोट्स बनाए हैं, जो आपने हाईलाइट किया है उसे रिवाइज करो और एक मॉक टेस्ट दो, फिर से एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो देख लो पढ़ाई के साथ साथ किस तरह से आपका इवैल्यूएशन साथ साथ चल रहा है, प्रैक्टिस आपकी होती जा रही है। तो इस वजह से आई वाज सेइंग कि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। 25 डेज तक हम पहुंच चुके हैं। मूविंग ऑन टू डे 26 से 30, अब यहाँ हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा, वो है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में से, स्टैटिक साइंस में से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, और अभी हम देख रहे हैं एचपीएस में कि वो लोग करंट से भी ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो साइंस के कंपोनेंट में 50-50% हो चुका है स्टैटिक पार्ट का और डायनेमिक पार्ट का। तो उसके लिए आपको करना है, बेसिक केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, जो आप डे 26 को कवर कर लोगे, और फिर इसे रिवाइज करो। रिवीजन में आपको करना क्या है? यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। रिवाइज तो आप करें क्योंकि आपने यहाँ पढ़ लिया है, उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। फिर सिमिलरली विद फिजिक्स आपको फिर रिवीजन करना है। फिर बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप रिवाइज उसी दिन करो उसे, फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ फिर से, जहां पे आप जनरल साइंस अपनी पूरी कवर करोगे, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी सबका इवैल्यूएशन कर पाओगे। मूविंग ऑन टू डे 31 से 35 देखते हैं। तो 31 से 35 में आपको इन्वायरमेंट पढ़नी होगी। इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो हमारी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर है, ये हमारा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है, जो हमारी फूड चेन होती है उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, इस वाली फूड चेन में कौन ऊपर होगा कौन नीचे की साइड होगा फूड पिरामिड में, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको कहाँ मिलेंगे? एनवायरमेंट के अंदर मिलेंगे। तो इसमें आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले इकोलॉजी के जो फंडामेंटल होते हैं, इसमें भी आपको फोकस एरिया किस पे रखना है? डेफिनेशन पे रखना है। फूड पिरामिड्स क्या होते हैं, ठीक है। देन बायो जो हमारा इंडेक्सेस है डिफरेंट, वो कौन कौन से हैं। देन यू हैव एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, फिर बायोडाइवर्सिटी। तो इनके लिए एक एक दिन काफी है। तो 31, 32, 33, देन 34, 35, 34 के दिन आपको दो कंप्लीट करने हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ, तो आप इन्हें एक साथ पढ़ सकते हो 34 के दिन। 35 के दिन आप क्या पढ़ोगे? नेशनल इनिशिएटिव जो लिए हुए हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ही हमारे जो नेशनल इनिशिएटिव्स है एनवायरमेंट से रिलेटेड वो लॉन्च किए जाते हैं, तो इन्हें भी आप एक साथ पढ़ सकते हो। एंड और 35 डे के बाद आपको फिर से एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटा लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा इसे पढ़ने में। देन यू हैव टू गिव अ 2 आवर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जहां पे आप अपने सारे जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं अभी उन्हें रिवाइज तो हो ही जाएंगे, आप उन्हें इवेलुएट कर पाओगे। मूविंग ऑन टू 36 से 45 डेज पे अब फिर से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ेंगे, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। 10 दिन में आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लोगे अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करते हो जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड राइज ऑफ रीजनल पावर्स। अब आप बोलोगे मैम ये तो सारे ही चैप्टर्स हो गए, लेकिन इन चैप्टर्स में मैंने आपको फोकस एरिया भी बताए हैं कि आप इन एरियाज को पढ़ो,
इन एरियाज पे ध्यान दो, तो आप बहुत ही जल्दी एक ही दिन में इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक को कवर कर पाओगे। जैसे क्रोनोलॉजी ऑफ लेटर मुगल्स, टाइमलाइन पे पढ़ो, टाइमलाइन से ध्यान रखो कौन कौन से सक्सेसर स्टेट्स बने, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर। तो ये आपको करना है डे 36 में। देन यूरोपियंस आए और ब्रिटिश किस तरह से राइज कर रहे हैं, यहाँ पे एक साथ पढ़ सकते हो कैसे यूरोपियंस आए थे, कौन कौन सी बैटल और ट्रीटीज हुई थी। बैटल ऑफ बॉन्डीवाश पढ़ना है आपको, और हमारा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब पढ़ो। देन कम टू दी रिवोल्ट ऑफ 1857, और जो ब्रिटिशर्स ने अर्ली टाइम पे रिफॉर्म किए थे, जैसे कि सिविल सर्विस में रिफॉर्म किए थे कॉर्नवालिस ने, तो वो आप यहाँ पे पढ़ो। ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से हमने पीवाईक्यू का प्रॉपर एनालिसिस करके तब ये शेड्यूल तैयार किया आपके लिए। तो आप देखोगे कि यहाँ से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका डे 38 में हो जाएगा, और डे 39 में आप आईएनसी तक पहुंच जाओगे, आप आईएनसी कवर कर लोगे। वहीं पर आपको एक्सट्रीमिस्ट फेज पढ़ना होगा, स्वदेशी मूवमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। देन ऑन डे 40 डू रिवीजन, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और काफी बल्कि भी हो जाता है, तो इसका रिवीजन जरूरी है ताकि आप जो ऑलरेडी पढ़ के आए हो वो आप ना भूलो। मूविंग ऑन टू डे 36 से फिर 45 तक, हम 40 तक पहुंच चुके हैं। 40 से आगे 41 में आपको मैंने ये 3 पार्ट में जो पूरा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन है उसको डिवाइड किया है। तो आप इन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, इन टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग, इनमें जो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई है उन्हें पढ़ो। 41, 42 और 43 डे में, 44 और 40 जो आपके 44 डे है उसमें आप सोशल रिलीजियस मूवमेंट जितने हमारे हुए हैं उन्हें कंप्लीट कर लो एक दिन में। और 45 दिन के दिन आप एक और मॉक टेस्ट दो। अब ये याद रखना, एक मॉर्निंग शिफ्ट में भी दे रहे हो आप मॉक टेस्ट, और एक आप मॉक टेस्ट जो दोगे वो इवनिंग शिफ्ट में दोगे। 45 डेज के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, और आप मल्टीपल मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन कर पाओगे और अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे। तो ये जो लास्ट के दिन आप मॉक टेस्ट दोगे, ये आपको बताएगा कि आपकी आखिर आपने जो प्रिपरेशन की है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि मैम करंट अफेयर कहाँ जाएगा। तो देखो, करंट अफेयर खुद में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप एक साथ पढ़ भी नहीं पाओगे, आपको वो डेली ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जो भी टाइम मिल रहा है, लंच करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, किसी भी तरह से, सुबह चाय पीते वक्त आपको टाइम मिल रहा है, तो डेली करंट अफेयर रिवाइज करो। डेली करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना होगा आपको, तो मंथली करंट अफेयर आपको चैप्टर वो मिल ही जाएगा, मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलती है। तो उनमें क्या ध्यान रखना है आपको, एक साथ अकोमुलेट करके क्या पढ़ सकते हो आप, अवार्ड जो मिले हुए हैं मंथ, पूरे मंथ में, अपॉइंटमेंट कौन सी हुई, स्कीम कौन सी, रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, प्लेसेस एंड पर्सनैलिटी जो उस मंथ में थी, ये आपको याद करने होंगे। बाकी जो है आप मंथली उन्हें स्किप कर सकते हो। एवरीडे प्लान के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर रोज पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन वीडियोस देख लो, 15 से 20 मिनट की होती है, हम भी कराते हैं। 4 बजे आपका सेशन होता है करंट अफेयर का, 15 to 20 मिनट्स में डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाते हैं। फिर आपको करंट अफेयर की मैगजीन्स मिलती हैं, ये आपका रोजाना का पूरा मिला के पूरे दिन का 1 घंटा लेगा, और 1 घंटे में आपका करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। अब मैंने आपको प्लान तो दे दिया, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप अपने सोर्सेज जो है पढ़ने के वो पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखो। अगर आपने सोर्सेज आइडेंटिफाई नहीं किए और आप ऐसा सोचते हो कि मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी, अब आपको लग रहा है कि ये तो इस सब्जेक्ट से समझ ही नहीं आ रही, मैंने ये बुक उठाई थी इसमें से मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो अगर आप चेंज करोगे तो अगर आप सोर्स चेंज करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। साथ ही अगर आप मल्टीपल सोर्सेज रख लोगे, ठीक है, तो आपको एक दिन में ज्यादातर 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो आप किस तरह से उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाओगे अगर आप मल्टीपल बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पावर पैक, एक ऐसा पावर पैक जहां पर आपको सब कुछ एक जगह पे मिलेगा। आपको वहां पे जीएस के पूरे मॉड्यूल्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट वाइज, दैट टू जो हमने शेड्यूल दिया है उसी के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स में आपको चैप्टर्स भी मिलेंगे जो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। देन यू हैव प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे, जहां से आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। यू ऑल्सो हैव सी सैट का पूरा मॉड्यूल, तीनों कंपोनेंट आपके, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। देन इसी जगह पे आपको हिमाचल जी के मिल जाएगी पूरी, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके करंट अफेयर जो आपको मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आपको इस पावर पैक के अंदर मिल जाएगा। अब इस पावर पैक में अब मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए कि किस तरह से ये हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम आपको दे रहे हैं, वो ये रहा कि देखो यहाँ पे ये हमारे पॉलिटी के चैप्टर्स हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से स्टार्ट करो, सो दिस इज द चैप्टर। देन इंडियन यूनियन एंड सिटीजन, ये आपका चैप्टर 2 हो जाएगा। अब हम हर चैप्टर में आपको
हैंडआउट भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको वीडियो एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी दी गई है, साथ ही जो पीवाईक्यू हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सटेंसिवली हमने मॉडल आंसर्स के साथ आपको वो भी प्रोवाइड किया है। जैसे कि ये रहा आपका, अगर जो हमारा पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसमें आपको 3 वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कवर करा दिया, आपको हैंडआउट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू दिए हमने एचपीएस के पूरे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछे गए हैं एचपीएस के एग्जाम में। तो और क्या चाहिए, सब कुछ आपको एक जगह पर कंसंट्रेटेड मिल जाएगा ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ 2400 में दी जा रही है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे पावर पैक का। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं, जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी नोट्स अपने बना चुके हैं, उनके पास कंटेंट है, बट उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है जो करंट के टॉपिक्स कवर करता हो, जो नया पैटर्न आया है एचपीएस का उसको केटर करता हो उसकी नीड को। तो उसके लिए भी हम उन बच्चों के लिए 5-in-1 टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज की। उनको भी ये 5 कॉम्पोनेंट दिए जाएंगे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सॉल्व, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर, हिमाचल जी के और रिविजन सेशंस आपको मिलेंगे इसके अंदर भी। सो दिस इज फॉर ऑल दी स्टूडेंट जिनके पास ऑलरेडी कंटेंट है और वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको 800 में मिल जाएगी, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द वीडियो। इसी तरह पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।